चलिए बच्चों, करें शुरू। अब शिवांश, सेक्शन कौन सा हो गया बेटा? 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। ठीक है, सेक्शन 7 अभी डिस्कस नहीं कर रहे। पहले सेक्शन 8 और फिर 9, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन 8 पहले तो ये डील करता है रियलाइजेशन से, रिपेट्रिएशन से और सरेंडर से। ठीक है, रियलाइजेशन, रिपेट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है। सेक्शन 8 कहता है क्या है, ध्यान से समझना, कि एक पर्सन रेसिडेंट इंडिया, ये किस पे लगता है बच्चों? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पे लगता है। उसको बोला गया है कि अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो जाए उतनी, जो भी फॉरेन एक्सचेंज ड्यू हुआ है उसको रियलाइज करो, उसका काम है, और रिपेट्रिएट करो। हर एक इंडियन रेसिडेंट को कहा गया है कि जितना भी अमाउंट आपका ड्यू होता है आप उसे जल्द से जल्द रियलाइज करें और रिपेट्रिएट करें। रिपेट्रिएट का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। रियलाइज का मतलब वो पैसा सामने वाले व्यक्ति से लेना, रियलाइज करना और उसको रिपेट्रिएट करना। ठीक है, सरेंडर शब्द का यूसेज अलग है बच्चों। सरेंडर का मतलब होता है कि अगर आपने इंडिया से कोई पैसा लिया, इंडिया से कोई पैसा आपने लिया और आपने या तो वो पैसा खर्च ही नहीं किया, या खर्च किया है लेकिन कम खर्च हुआ है, खर्च किया है लेकिन कम खर्च हुआ है, तो ऐसे केस में जो आपने पैसा लिया है वो आपको सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 तरह के शब्द यूज होते हैं, रियलाइज के साथ रिपेट्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो पैसा ड्यू होता है वो रियलाइज होकर रिपेट्रिएट होता है, मतलब रिपेट्रिएशन के लिए रियलाइजेशन ऑलवेज नेसेसरी, फर्स्ट पॉइंट है। बट सरेंडर के लिए रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास ही पड़ा हुआ पैसा है। जो आपने पैसा लिया था वो आपके पास पड़ा हुआ है और उसमें आपने ये समझ लीजिए कि या तो सारा पैसा यूज ही नहीं किया या उसका कुछ पैसा यूज किया है, कुछ यूज नहीं किया है, तो सरेंडर किया जाता है। मेरी बात क्लियर है? तो रिपेट्रिएशन के लिए रियलाइजेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक रिपेट्रिएट नहीं होगा। और सरेंडर कब किया जाता है? जब आपने पैसा लिया है और उस पर्पज से आपने उस पैसे को यूज नहीं किया, या यूज किया है लेकिन आधा ही यूज किया है, तो उसको फिर सरेंडर किया जाता है। ये मैंने आपसे बातचीत कही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है। इसको लेकर आरबीआई ने फिर से एक रेगुलेशन बनाया बच्चों, रियलाइजेशन, रिपेट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। शायद ये लिखवाया भी होगा आपको। ठीक है, और इस रेगुलेशन में क्या कही हुई बात ध्यान से समझिएगा, कि एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जो भी पैसा सामने वाले से, किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से ड्यू होने वाला हो, वो डिले हो जाए या रिसीव ही ना हो। ऐसा कोई काम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ना करे। इस रेगुलेशन में साफ लिखा हुआ है कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया शैल नॉट डू सच थिंग्स विच कॉजेज डिले और ड्यू टू विच द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड एट ऑल। या फिर ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए, ये बात तो हो गई कि जिससे कि अमाउंट पैसा ना आए, बट ऐसा कोई कार्य जो आपको करने से पैसा मिलेगा, ऐसा आपको काम करने से पैसा मिलेगा, ऐसे काम को करने से आपको ओमिशन भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा एक्ट मत करो जिससे अमाउंट ड्यू मतलब रिसीव ना हो, और ऐसा ओमिशन भी मत करो जिससे कि अमाउंट डिले हो जाए या रिसीव होने से रह जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक जगह आपको एक पॉजिटिव एक्ट नहीं करना है जिससे कि पैसा रिसीव ना हो, और एक जगह आपको कोई ओमिशन नहीं करना है, मतलब आपको एक्ट करना है जिससे आपका पैसा रिसीव हो जाए, वो डिले ना हो। ये सबसे पहली बात कही हुई है रियलाइजेशन, रिपेट्रिएशन और सरेंडर में।
ठीक है, तो आपको रियलाइज करने की पूरी कोशिश करनी है, आपका पैसा डिले नहीं होना चाहिए ड्यू होने के बाद, और ऐसा ना हो कि आपका पैसा ड्यू ही ना हो, ऐसी कोई गलती आप ना करें। रिपेट्रिएशन का क्या मतलब है, आप ध्यान से समझिएगा। कि रियलाइज होने के बाद अगर आप पैसा रिपेट्रिएट करोगे, तो उसने बोला कि हो सकता है आप उसका उस पैसे से किसी फॉरेन एक्सचेंज की लायबिलिटी का पेमेंट कर दें। किसका? फॉरेन एक्सचेंज की लायबिलिटी का अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि बच्चों आपने क्या कर लिया, रिपेट्रिएट कर लिया। आपने इंडियन बैंक्स में एक लिमिट तक आकर जमा कर दिया पैसा, ठीक है, फॉरेन करेंसी को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो भी चलेगा, एक लिमिट तक ये मान लिया जाएगा रिपेट्रिएशन कर लिया। और इसके अलावा आपको इस फॉरेन एक्सचेंज को इंडियन बैंक्स को सेल करना पड़ेगा, और क्या लेनी पड़ेगी? इंडियन करेंसी। ये होता है रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 3। पहला, या तो आप फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर दो और इंडियन करेंसी ले लो, दैट इज द इजीएस्ट, या फिर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में मेंटेन कर लो एक लिमिट तक, या फिर आपने फॉरेन लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। ये तीनों चीजें अगर आपने की हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने रियलाइज करने के बाद रिपेट्रिएट कर लिया। मेरी बात समझ में आई? तो दो चीजें हो गई, एक होता है रियलाइजेशन, जैसे ही अमाउंट ड्यू हुआ है वो आपको रियलाइज होते जा रहा है, जैसे ही आपको अमाउंट ड्यू हुआ है इट इज बिंग रियलाइज्ड। जो आपको करना ही है, ऐसा कोई एक्ट नहीं करना जिससे कि आपका अमाउंट ड्यू ही ना हो या डिले हो जाए, और ऐसा कोई ओमिशन भी नहीं करना है जिससे डिले हो जाए या फिर ड्यू ना हो। ठीक है, रिपेट्रिएट करने की बातचीत कर ली। अब उसने कहा रिपेट्रिएट करने का टाइम क्या होगा, टाइम फॉर रिपेट्रिएशन। ठीक है, तो उसने कहा कि 2 हिस्सों में बांटें। जनरली तो 90 दिन का समय होता है एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को, ठीक है, डेफिनेटली अदर देन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं अपन अभी, अदर देन इंडिविजुअल के लिए जो पैसा है वो है 90 डेज में उसको रिपेट्रिएट कर लेना है। पर कुछ केसेस में तनिष्का तवानी ये समय 7 डेज लिखा हुआ है, कुछ केसेस में ये समय 7 डेज लिखा हुआ है। जैसे किसी प्रकार का आपको गिफ्ट मिला है, आपको इनहेरिटेंस में पैसा मिला है, ठीक है, आपको किसी प्रकार का सेटलमेंट में पैसा मिला है, आपको रेम्यूनरेशन मिली है, ये सब पैसा जो है आपको 7 डेज में मिला है। अदर केसेस में आपको बोला गया है कि आप 90 डेज में रिपेट्रिएट कर लें। ठीक है, अब रिपेट्रिएट में और सरेंडर में मैं अंतर बता चुका हूं। सरेंडर में फॉरेन एक्सचेंज आपने ली थी इंडिया से और अब आपको लौटानी पड़ रही है, दैट इज सरेंडर। रिपेट्रिएशन में आपने बाहर से पैसा कमाया है और इंडिया में आकर आपको वो लौटाना पड़ेगा। दोनों चीजें अलग अलग है। इंडिया से पैसा लेकर इंडिया में लौटाना सरेंडर है, बाहर से पैसा लेकर इंडिया में लौटाना रिपेट्रिएशन है, ये अंतर है। ठीक है, तो रिपेट्रिएशन के लिए 2 टाइम है, एक है 7 डेज और एक है 90 डेज। अब बात कर रहे हैं अपन सरेंडर की। सरेंडर के लिए डेफिनेटली अदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बट मेरा कहना है मोहम्मद अजहर अदर देन इंडिविजुअल, मेरा कहना है अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए क्या प्रोविजन है, रिपेट्रिएशन सरेंडर के लिए, दोनों के लिए। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अदर देन इंडिविजुअल ने अगर सेक्शन नंबर 10 के पर्पस से, ठीक है, 10 के पर्पस से डिक्लेरेशन देकर फॉरेन एक्सचेंज लिया था, बेटा क्या लिया था, फॉरेन एक्सचेंज लिया था। सेक्शन 10 के पर्पस से फॉरेन एक्सचेंज लिया था और उस फॉरेन एक्सचेंज को उनका कहना है कि आपने यूज नहीं किया, उस फॉरेन एक्सचेंज को आपने यूज नहीं किया, उनका कहना है ये। ठीक है, या वहां तो यूज नहीं किया, किसी अदर पर्पस में भी आपको यूज करना था पर आपने वहां भी यूज नहीं किया। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा के पूरा यूज नहीं किया, ठीक है, और किसी भी पर्पस में यूज नहीं किया, तब तो ये ऐसा बोलना चाहिए मुझे कि जिस पर्पस से लिया था उसमें यूज नहीं किया, इसके अलावा जिस पर्पस में यूज कर सकते थे वहां पे भी यूज नहीं किया, तो इस पैसे को आपको 60 दिन में लौटाना पड़ेगा। कितने दिन में? इस पैसे को आपको 60 डेज में लौटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पैसा आपने फॉरेन ट्रेवल के लिए लिया था, किसके लिए लिया था, फॉरेन ट्रेवल के लिए लिया था आपने ये पैसा, और उस पर्पस से आपको ने ये पैसा यूज नहीं हुआ, या यूं कहूं बेसिकली फॉरेन ट्रेवल के लिए पैसा लिया और पैसा बचा कर ले आए, कितना, जितना भी हो, तो उसने कहा ये पैसा आपको 2 तरीके से है आपके पास चॉइस, आप लौटा सकते हो। एक जगह मुझे जहां तक ध्यान है आपको 90 डेज मिलना चाहिए ये समय, और एक जगह मुझे जहां तक ध्यान है यू विल गेट इट 180 डेज।
ज़रा चेक करें। एक जगह फॉरेन ट्रेवल के लिए आपको 90 दिन का समय दिया गया होगा और एक जगह आपको 180 दिन का समय दिया गया होगा। मुझे जहाँ तक ध्यान है यही है। बोलो। ठीक है, उन्होंने बाइफरकेशन किया है कि अगर ट्रेवलर्स चेक के फॉर्म में होता है पैसा, किसके फॉर्म में होता है? ट्रेवलर्स चेक के फॉर्म में होता है, तो आपके पास समय कितना है? ट्रेवलर्स चेक के फॉर्म में ज़रा चेक करना आपके पास कितना समय है, और करेंसी के फॉर्म में है आपके पास तो कितना समय है। मुझे ट्रेवलर्स चेक का जो ध्यान है वो है 180 दिन। ट्रेवलर्स चेक 180 दिन, और अदरवाइज आपके पास पैसा है करेंसी कॉइन में तो आपके पास है 90 दिन। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, वैसे तो जनरल है 60 डेज में आपको पैसा यूज़ करना है सेक्शन नंबर 10 के पर्पज से। किसी और में भी यूज़ नहीं किया तो 60 दिन में ले जाओ, लौटाना पड़ेगा। पर अगर फॉरेन एक्सचेंज आपने ट्रेवल के लिए लिया था तो फिर आपको ये सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरेंडर इज अ डिफरेंट एंड रिपेट्रिएशन इज अ डिफरेंट। यहाँ पर इन्होंने वर्ड सरेंडर यूज़ किया है, बट मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि शुड बी रिपेट्रिएशन, इट शुड बी रिपेट्रिएट, क्योंकि आपने रियलाइज किया है और आपने जो भी रियलाइज किया है वो रिपेट्रिएट होता है, वो सरेंडर नहीं होता। मैंने आपको बताया था। बोलो। अब अगर अपन बात करें रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए तो अपन ने कोई प्रोविजन पढ़ा ही नहीं ऊपर, बताओ, हाँ है ना? तो उनका कहना है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए हर चीज़ के लिए 180 दिन का समय। कितने दिन का समय है? 180 डेज का समय है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, देयर वुड बी अ क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चों? MCQ। ठीक है, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिया के बाहर गया है, पैसा बचा कर ले आया है, तो कितने दिन में लौटाना पड़ेगा ये बताइए। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 8 के साथ वो सेक्शन नंबर 9 भी मर्ज कर सकता है। सेक्शन नंबर 8 के साथ सेक्शन नंबर 9 भी मर्ज किया जा सकता है, मैं अभी वो भी डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, कि वैसे तो आपको सारा पैसा ही लौटाना है, वैसे तो आपको सारा पैसा ही लौटाना है निकिता तिवारी, अर्पित गुप्ता। ठीक है, कितने दिन में? 180 दिन में या 90 दिन में या 180 दिन में, जो भी है, 7 दिन में। बट कुछ ऐसा पैसा है जो सेक्शन नंबर 9 में आप रोक के रख सकते हो। इसका मतलब वहां पर सेक्शन नंबर 8 का रियलाइजेशन, रिपेट्रिएशन, सरेंडर अप्लाई नहीं होगा। या फिर वहां पर सेक्शन नंबर 4 जो आपको कहता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया की मूवेबल प्रॉपर्टी या करेंसी या सिक्योरिटी रख नहीं सकता, वो भी अप्लाई नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही? अरे बोलो। मतलब ना सेक्शन नंबर 4 अप्लाई होगा ना सेक्शन नंबर 8 अप्लाई होगा, ऐसा सेक्शन नंबर 9 पढ़ाया है मैंने आपको। क्या ठीक है क्या ये बात? सबके पास नोट्स तो बने हुए हैं ना? बोलो। ये 180 दिन। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 8 यहीं पे खत्म हुआ। देखो मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्ट नहीं करना या ओमिशन नहीं करना, लिखा भी होगा, शेल इन नो केस डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। डू मतलब एक्ट और रिफ्रेन मतलब ओमिशन, जिसके कारण आपकी रिसीट डिले हो जाए या पैसा आपको ड्यू ही ना हो, मतलब रिसीवेबल ही नहीं रहा। ऐसा एक पर्सन रेसिडेंट इंडिया को कोई काम नहीं करना। रेसिडेंट रिपेट्रिएशन का मतलब जरा देखो, सेल करना, अकाउंट्स में रिटेन करना और लाइबिलिटीज का डिस्चार्ज करना। बोलो, हाँ या ना? बताओ कौन किसको कॉपी कर रहा है, ये अपने को कि अपन इसको? प्रियंका चौहान। प्रियंका चौहान। प्रियंका चौहान। अब मोहम्मद अजहर, अपन बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 9 की, कि एक व्यक्ति पर सेक्शन 4 और 8 से कब एग्जम्पशन मिलेगी उसे? ठीक है, सेक्शन नंबर 4 और 8 से कब एग्जम्पशन है? वैसे तो ये काफ़ी मामला बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस आते हैं इसमें, बट आपके सिलेबस में आप ये समझ लीजिए कि रेगुलेशंस नहीं, आपके सिलेबस में ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं। ठीक है,
आप समझ लो कि आपको सिर्फ एक ही रेगुलेशन है, दैट इज पोजीशन ऑफ करेंसी रेगुलेशन। एक शब्द और है आगे, पोजीशन एंड रिटेंशन करके होगा, पोजीशन एंड रिटेंशन, जरा चेक करना, मेरे हिसाब से ये होगा, पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ करेंसी रेगुलेशन। बोलो है? ठीक है, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, सेक्शन नंबर 8 और 9 का मिलकर प्रश्न आएगा, मिलकर प्रश्न आएगा। ठीक है, अब समझिएगा आगे क्या कहा गया है। एक पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, अनलिमिटेड अमाउंट तक फॉरेन करेंसी रख सकता है। करेंसी में क्या लिखना चाहिए? कॉइन्स, कॉइन रख सकता है, कॉइन्स, करेंसी के कॉइन रख सकता है, नोट नहीं, अनलिमिटेड कॉइन रख सकता है फॉरेन करेंसी के, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा होल्ड करके रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रखें। ठीक है, अथोराइज डीलर की अगर बात करें तो वो करेंसी नोट, अब देखो कॉइन और करेंसी नोट अलग अलग चीज हो गई, मतलब 10 रुपए का नोट और 10 रुपए का सिक्का, सिक्का ऊपर चला जाएगा, नोट इधर आएगा। करेंसी नोट अथोराइज डीलर उस लिमिट तक रख सकता है जिसके लिए वो आरबीआई से अथोराइज्ड है, जिसके लिए वो आरबीआई से अथोराइज्ड है। अब अदर देन अथोराइज पर्सन, अदर देन अथोराइज पर्सन, अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो वो कितनी करेंसी, या मुझे कहना चाहिए कि करेंसी, करेंसी नोट रादर, नोट, ठीक है, रिटेन करके रख सकता है, पजेस करके रख सकता है, पजेस प्लस रिटेन, कितना पैसा वो रख सकता है, इस तरह से उसकी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो लिमिट है वो 2000 यूएस डॉलर्स की, कितनी है? 2000 यूएस डॉलर्स की। इसका मतलब अगर मान लो मैंने फॉरेन से कुछ पैसा कमाया, ठीक है, या फिर मुझे कह देना चाहिए कि मैंने फॉरेन करेंसी कुछ ली स्टडी अब्रॉड्स के लिए या वॉट एवर पर्पज़ के लिए मैंने फॉरेन करेंसी ली और उस पर्पज़ से मैंने यूज़ नहीं की, तो वैसे तो सेक्शन नंबर 8 के अनुसार मुझे वो पैसा 60 दिन में लौटाना पड़ेगा या 7 दिन में या 90 दिन में लौटाना पड़ेगा? बोलो, अगर कमाया है तो 7 दिन 90 दिन, और अदरवाइज बचा हुआ है तो 60 दिन, अगर इंडिविजुअल हूँ तो 180 दिन, पैसा तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा ना। बट उनका कहना है कि $2000 तक अगर आप ना लौटाएं तो भी चलेगा, $2000 तक आप ना लौटाएं तो भी चलेगा, पर ये $2000 होना कौन से चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह का अगर पैसा हो तो ही $2000 तक आप रोक पाओगे, अदरवाइज नहीं। पर कॉइन्स को लेकर कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहें वो उतना पैसा आप रख सकते हैं। तो प्रश्न ये आया कि ये $2000 जो आपने रिटेन करके रखा है ये आपके पास कैसे आना चाहिए, ये आपके पास कैसे आना चाहिए। अगर इस तरह से पैसा आया है तो $2000 तक आप रोक सकते हो, जहां पर सेक्शन नंबर 8 भी अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन नंबर 4 भी अप्लाई नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, ये नोट्स में है भी सही कि नहीं है? मैं मन से ही बोल रहा हूँ ये सब चीजें। लिखवाया है ना, मतलब ये पढ़ाया तो है ना मैंने। हाँ यार, नहीं तो नोट्स, नोट्स मॉड्यूल की बात नहीं कर रही हो रे बेटा, मैं तो नोट्स कॉपी में लिखवाए हो कि नहीं लिखवाए हो मैं। ठीक है, तो $2000 आपको कैसे प्राप्त हुए हो, अब उसके तरीके बताए उसने। सबसे पहला, सबसे पहला तरीका कि आप फॉरेन ट्रेवल करने के लिए गए और ये पैसा बच गया, पैसा बच गया, तो अगर इस पर्पज से गए लिया था पैसा और बच गया तो $2000 तक रोक सकते हो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कोई रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया में आता है, मतलब फॉरेन का व्यक्ति इंडिया में आता है और आपको ऑनरेरियम के रूप में,
ऑनरेरियम के रूप में, क्योंकि आपसे वो खुश हुआ, तो गिफ्ट में या ऑनरेरियम के लिए आपको वो पैसा दे गया, तो आप होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है। या फिर हम इंडिया के बाहर गए, अब इंडिया के बाहर कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंडिया के बाहर। ठीक है। और वहां पर हमने कोई ऐसी सर्विसेज दी जिसका लेना देना इंडियन बिजनेस से नहीं था, इंडियन बिजनेस से कोई वास्ता नहीं था, इंडियन सर्विसेज से कोई वास्ता नहीं था, और हमको पैसा मिला, तो वो पैसा $2000 तक आप रख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? या फिर हम इंडिया के बाहर थे और हमको किसी प्रकार का गिफ्ट मिला, तो हम फॉरेन वाले व्यक्ति से हमारी आउटसाइड विजिट पर कुछ मिलता है हमको, तो 4 तरीके से हम पैसा रख सकते हैं। ये 4 तरीके से पैसा हम रख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। फॉरेन ट्रेवल का पैसा, हम इंडिया के बाहर गए थे, हमको कुछ गिफ्ट विफ्ट मिल गया, हम इंडिया के बाहर गए और हमने कोई सर्विस दे दी, या कोई सामने वाला इंडिया में आया और ऑनरेरियम के रूप में पैसा हमको दे दिया, सेटलमेंट का पैसा हमको मिला, तो वो अलाउड है। ज़रा सेक्शन नंबर 9 चेक करिएगा बच्चों। कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? ये है, ये है वो पहला पॉइंट, पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी रेगुलेशन। कितना? फॉरेन करेंसी कॉइन्स, अथोराइज पर्सन तो जितना चाहे उतना, बाकी लोग कॉइन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पर्सन रेसिडेंट इंडिया फॉरेन करेंसी नोट्स रख सकते हैं $2 के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट ये कैसे रिसीव हुआ हो? सबसे पहला, एक्वायर्ड ड्यूरिंग एनी आउटसाइड विजिट और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एनीथिंग डन इन इंडिया। मतलब ऐसा कोई काम किया जो इंडिया के बाहर किया और आपको पैसा मिला। ठीक है। और फॉरेन वाला कोई विजिट था इंडिया पर, तो उसने हमको पैसा दे दिया। ठीक है। या फिर हम गए इंडिया के बाहर और हमको पैसा मिल गया। 3। या फिर अनस्पेंड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रेवल अब्रॉड, ये ध्यान रखा जाए। इस पर सेक्शन नंबर 4 और 8 अप्लाई नहीं होंगे, मतलब ना रियलाइज करने की जरूरत है, ना ही रिपेट्रिएट। ठीक है। इसके अलावा और क्या पैसा आप रख सकते हो, तो सेक्शन नंबर 9 में और बताए गए हैं। पोजेशन तो रख ही सकते हो। अगर उनका कहना है 8 जुलाई 1947 से पहले की कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, 8 जुलाई 1947 के पहले की कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, या प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर इंडिया के बाहर का रेगुलेशन लगेगा। आपके पास 8 जुलाई 1947 की कोई करेंसी है जो आपने फॉरेन से कमाई थी, तो वो करेंसी आप मेंटेन करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर अगर इंटरेस्ट मिले, इनकम आए, तो वो भी आप मेंटेन करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरा चेक करिए, ये भी अलाउड है, पहला और दूसरा। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट में एक लिमिट तक पैसा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में उस लिमिट तक पैसा रख सकते हो जितना बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है या नहीं है, ये रहा दूसरा। अ पर्सन में ऑपरेट फॉरेंसी करेंसी अकाउंट, ये दूसरा, ये फिर तीसरा हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। तो अकाउंट का पैसा आप मेंटेन करके रख लो, करेंसी अपन ने पढ़ ली डिटेल में, और 8 जुलाई 1947 आप ये समझ लो कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर सबसे पहला एक्ट 8 जुलाई 1947 को आया, तो उससे पहले का अगर आपके पास पैसा है या उसकी कोई इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास 8 जुलाई 1947 का कोई पैसा था, ठीक है, ऐसे व्यक्ति से अगर आपने गिफ्ट या इनहेरिटेंस में ले लिया पैसा, वो भी अलाउड है। चौथा, ऐसे व्यक्ति से गिफ्ट या इनहेरिटेंस में पैसा ले लिया, वो भी अलाउड है। और 5वां, अगर हमने जॉब करके कोई पैसा कमाया है तो वो भी अलाउड है। बट ध्यान रखना,
जो पहला और आखिरी पॉइंट है, जो पहला और आखिरी पॉइंट है, ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। पोजीशन ये वाला और एक ये लास्ट पॉइंट, इन दोनों के लिए आपको 2000 की लिमिट, जो अपन ने कहाँ पढ़ी, इस रेगुलेशन, ठीक है। कहाँ वाला, पोजीशन ऑन फॉरेन। पहला और पांचवे के लिए आपके पास लिमिट है बच्चों, फर्स्ट एंड फिफ्थ के लिए आपके पास 2000 की लिमिट है। 1947 का कोई करेंसी है आपके पास, कोई लिमिट नहीं है। उस पर किसी प्रकार की इनकम आई, कोई लिमिट नहीं है। वो इनहेरिटेंस या गिफ्ट में मिला, कोई लिमिट नहीं है। और फॉरेन करेंसी अकाउंट में अगर आपने एक्सचेंज रखा है तो उसके लिए आपको अकाउंट का रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 जगह आप फॉरेन करेंसी रख सकते हैं। पर्सन रेजिडेंट इंडिया क्या रख सकता है, 5 केसेस में फॉरेन करेंसी रख सकता है, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट केस में ध्यान रखना $2000 की लिमिट है, ठीक है। सेकेंड में फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा आप रख सकते हो उस लिमिट तक जितना अलाउड है। और थर्ड एंड फोर्थ में ध्यान रखिएगा 8 जुलाई वाला कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्या ध्यान रहेगा क्या ये, अब बोलो, चेक कर लो, मैंने शायद ये लिखवाया हो। तो यहाँ पर मैंने आपसे कौन सी बात कर ली, सेक्शन नंबर 8 की भी कर ली, सेक्शन नंबर 9 की भी कर ली, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। ये तो बहुत आसान है, सेक्शन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, ठीक है। इनको लेकर अगर कोई भी प्रश्न आया तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल प्रश्न आएगा बच्चों। थ्योरेटिकल इन द सेंस आपको लॉ पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, लॉ पॉइंट। और अब समझते हैं आप लॉ पॉइंट लिखना मतलब क्या होगा, ठीक है। 10 ऑनवर्ड्स जितने भी सेक्शंस हैं आगे, उन सब में आपको सिर्फ लॉ पॉइंट लिखने की जरूरत है बच्चों। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे पहले के जो प्रश्न है जैसे सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9, यहाँ पर पूरे चांसेस हैं आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, पूरे चांसेस हैं आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, आप मार्क कर लेना, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 अभी डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। 6 में मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकल प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया के लिए कौन से परमिसिबल है और आउटसाइड इंडिया के लिए कौन से परमिसिबल है, और प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन कौन से हैं, ये ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 5 अगेन एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कितने लिमिट है, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 और 6 का एक कॉमन है एलआरएस, जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि एलआरएस में कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना। करंट कैपिटल की डेफिनेशन या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान में रखना। बोलो, ठीक है। ये आगे के प्रश्न बता दिए, कुछ सेक्शंस और कुछ थ्योरी अभी छोड़ी है मैंने, ठीक है। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन ये पहले कंप्लीट करो। अब आ जाओ तुम सीधे कहाँ पर, अब आ जाओ आप सेक्शन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 10, 11 और 12 बच्चों, ठीक है, एक साथ करना। अथोराइज पर्सन से डील करते हैं, किससे डील करते हैं, अथोराइज पर्सन से। वैसे तो चांसेस नहीं है कि एग्जाम में अथोराइज पर्सन को लेकर कोई क्वेश्चन आए, पर फिर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बताओ कितने सेक्शन मैंने बताए थे जब आपको मैं फेमा पढ़ा रहा था, कि टोटल फेमा में कितने सेक्शन है, वंशिका जैन बताइएगा। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इनटू फेमा, बताए होंगे मैंने, करेक्ट। शिवांश बिल्कुल सही बता रहा है, इट इज 49। एफसीआरए में कितने हैं, एफसीआरए में कितने, ये भी बताए होंगे मैंने, 54। एफसीआरए में कितने हैं टोटल, 54, ठीक है। पीएमएलए में कितने, शायद ये भी मैंने बताए होंगे, 75। ये सब मेरे फेवरेट एक्ट हैं बच्चों, ठीक है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको पता हो कि 49 सेक्शन है, 54 सेक्शन है, पर क्या है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और कुछ तो मुझे इंटरेस्ट भी है ना, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। मेरा फेवरेट एक्ट है पीएमएलए बच्चों, ठीक है। मेरा फेवरेट एक्ट कितना है, कौन सा है, पीएमएलए। कंपटीशन एक्ट में मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद 66, 67 सेक्शन होंगे, मुझे जहाँ तक ध्यान है, पर करेक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है 66, 67 करीब कुछ हैं कंपटीशन एक्ट में, आप देख लेना एक बार।
पर उसका बेरेक डाउनलोड करके चेक करना, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर 66-67 ध्यान है मुझे, बहुत पहले देखे थे। 66-67 कुछ याद है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अथोराइज पर्सन की बात करें अगर, तो क्या प्रोविजन है? तो मैंने कहा था कि 3 लोगों को अथोराइज पर्सन बनाया जा सकता है। ठीक है, 3 लोगों को अथोराइज पर्सन बनाया जा सकता है। एक है अथोराइज डीलर, एक है मनी चेंजर, ठीक है, और एक है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अथोराइज डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये 3 लोगों को आरबीआई लाइसेंस दे सकता है, या रजिस्ट्रेशन दे सकता है रादर, या अप्रूवल दे सकता है टू बी अथोराइज पर्सन। करेक्ट? कब? एप्लीकेशन इज कंप्लीट। एप्लीकेशन अगर कंप्लीट है तो दे सकता है, इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट भी कर सकता है। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट भी कर सकता है। जब उसने आपको रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या अप्रूवल दे दिया एक बार, तो ध्यान रखिएगा आपको आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेंगे, जो भी समय समय पर दिए जाएं। अगर आपने आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए, या फिर आपको जो अप्रूवल दिया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई को लगता है कि सही नहीं है, तो वह आपके इस रजिस्ट्रेशन को, अप्रूवल को कैंसिल भी कर सकती है। ये भी बताया होगा मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। और तो मैंने कहा कि अगर मतलब अपने को कोई ट्रांजेक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेना है, फॉरेन एक्सचेंज लेना है, तो एक डिक्लेरेशन बैंक को देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन अथोराइज पर्सन को देना पड़ेगा। अथोराइज पर्सन को डिक्लेरेशन देने पर वो आपको फॉरेन एक्सचेंज देगा, पर अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया तो वो आपको मना भी कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया जाएगा। एक आखिरी बात और थी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज आपने ले लिया, ठीक है, और उस पर्पस से यूज नहीं किया जिस पर्पस में आपको उसको यूज करना था, इन दैट केस उनका कहना है ऐसा फॉरेन एक्सचेंज आपको लौटाना पड़ेगा। और अगर आपने ये लौटाया नहीं तो मान लिया जाएगा कि आपने एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है। जरा चेक करिए सेक्शन नंबर 10 में लगभग इतनी हेडिंग मिलेगी आपको, लगभग इतनी हेडिंग मिलेगी सेक्शन नंबर 10 में, जरा चेक करिएगा। अथोराइज पर्सन, ठीक है, ये ऊपर वाली हेडिंग अभी के लिए नहीं करनी है आपको बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाली। ठीक है, आप सीधे आ जाइए कहाँ पर, अथोराइज पर्सन, सेक्शन 10, 11, 12। ठीक है, ये इन्हीं से डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखना जरा कि आरबीआई को एप्लीकेशन करके आप क्या ले सकते हैं, अथोराइज डीलर, मनी चेंजर या ऑफशोर बैंकिंग के रूप में अथोराइज हो सकते हैं। ठीक है, जनरली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह का अप्रूवल लेते हैं। ठीक है, अथोराइज पर्सन को आरबीआई के सभी डायरेक्शंस को फॉलो करना है, चाहे वो डीलिंग को लेकर हो, चाहे वो परमिशन को लेकर। ठीक है, और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करना है जो अलाउड नहीं है, नॉट एंगेज इन द ट्रांजैक्शन विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, बट रिवोक किया जा सकता है। कब? अगर आपने कंडीशंस पूरी नहीं की तब। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट तो तुम्हें दी जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट में एक और लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन आपको लेना है, जरा चेक करिएगा, ये सब लिखवाए हुए हैं आपको। डिक्लेरेशन आपको लेना है अंडरटेकिंग से पहले, डिक्लेरेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिक्लेरेशन सही नहीं है, आप रिफ्यूज कर दो। जिसने भी पैसा लिया है फॉर एनी पर्पस, अगर उस पर्पस से यूज नहीं करता तो उसको लौटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि उसने लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया। बताओ बच्चों, सेक्शन नंबर 10 यही है क्या? चांसेस आने के जीरो हैं, क्या है? जीरो, पर फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ,
आगे बढ़ जाऊं? जतिन जोशी फ्रॉम उज्जैन। भाई पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है जतिन? और एक तेरा मित्र है जो कॉलेज में था लॉ के, वो कहाँ गायब हो गया? दिख ही नहीं रहा वो तो कभी। पढ़ना सब चाहते हैं, पास सब होना चाहते हैं, तो पढ़ेगा कोई नहीं। पढ़ना भी चाहता हूँ, मैं भी सुबह उठने की कोशिश करता हूँ। भूल भाल गए बच्चों को अब तो यार, कई बच्चों के तो दर्शन ही नहीं है वापस। कौन? श्रेयान सर। हम्म। हाँ नहीं ठीक है, ये दौर ऐसा ही है बेटा, अनुष्का सिंगर, है ना, कि दोस्त वगैरह ऐसे ही होते हैं। तो मैं इसीलिए तो फायदे में रहा, मेरे दोस्त ही नहीं थे यार। मतलब तुम समझ लो कि मेरे आज भी दोस्त नहीं है ज़्यादा, और जितने भी दोस्त हैं वो सब मुझसे 7 7 8 8 साल बड़े हैं। मतलब उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे है ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को ही मिलती है। तो ठीक है फिर, खैर चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल। सेक्शन नंबर 11 और 12 क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। 11 एंड 12। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है तो अर्पित। बारह कहता है कि आरबीआई अथोराइज पर्सन को समय समय पर डायरेक्शन दे सकता है। किस बात को लेकर? नॉट टू अंडरटेक एनी ट्रांजेक्शन। नॉट टू अंडरटेक एनी ट्रांजेक्शन, सीज एंड डिसिस्ट, ये काम नहीं करना है आपको। या फिर कौन सा पेमेंट आपको करना है? मेकिंग एंड पेमेंट, और डूइंग और डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग एंड। ठीक है, तो आरबीआई समय समय पर डायरेक्शन दे सकता है कि भैया आपको ये ट्रांजैक्शन करना है और ये ट्रांजैक्शन नहीं करना। अगर आपने, ध्यान रखिएगा, फेलियर किया तो फिर ये पेनल प्रोविजन है। खैर याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ 10,000 रुपये एक बार का, उसके बाद 2,000 पर डे मैक्सिमम। ठीक है, सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है कि आरबीआई, ध्यान से सुनना, कुछ खास नहीं है, काम का भी नहीं है। आरबीआई को जरूरत पड़े तो अथोराइज पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो वेरीफाई कर सकता है। किस बात को जानने के लिए? कि भैया तुमने हमारे डायरेक्शंस को फॉलो किया या नहीं किया, तुम्हारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन की गई है वो प्रॉपर है या नहीं, कंप्लायंसेस तुम्हारे द्वारा किए गए हैं या नहीं, चेक करना। सबसे पहले तो आप इंफॉर्मेशन बुलवा सकते हो, उसके बाद अगर फेल हो जाए फर्निश करने में, तब ये पहला ग्राउंड, फेलियर टू फर्निश। ठीक है, कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए दो, और बाकी के पॉइंट इन्होंने लिखे नहीं है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए, और ऊपर डायरेक्शन के कंप्लायंस के लिए वो क्या कर सकता है बच्चों, आपको बोल सकता है। और अगर आपको बोला गया कि भैया हम इंस्पेक्शन करेंगे, तो आपकी ये ड्यूटी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 11 और 12 के चांसेस ज़ीरो हैं, बट 10 में आपको अथोराइजेशन मिलता है एज अथोराइज पर्सन, 11 में आपको डायरेक्शन देने का पावर है, और 12 में आपने कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए आपने डायरेक्शंस फॉलो किए हैं या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए आपने इंफॉर्मेशन मेंटेन की है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन किया जा सकता है। अब सुनना मेरी बात, अब खास बात है, यहाँ से फिर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हुआ ये कि कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। ठीक है,
कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है लॉ का। तो स्वाभाविक सी बात है कि देयर वुड बी सर्टन अथॉरिटी जो इस अमाउंट को डिसाइड करेगी। सुनना ध्यान से, तो जो पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, उस अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं प्रियंका चौहान? जो पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड करती है उस अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हम उसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, जिसने हमारा पेनल्टी अमाउंट डिसाइड किया है। जो तुमने सेबी में भी पढ़ा होगा, एससीआरएम में भी पढ़ा होगा, सब जगह एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मोहम्मद अजहर खान क्या करती है बेटा? कॉन्ट्रावेंशन पर अमाउंट डिसाइड करती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे। और जब कॉन्ट्रावेंशन हो गया और जिस भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया, आपको तो डेफिनेटली बुरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये अमाउंट बनता ही नहीं था, है ना? तो आप उसके अगेंस्ट क्या करेंगे? अपील करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 17 और मुझे कह देना चाहिए 19 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लेकर अपील की बात करते हैं। ठीक है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन था? असिस्टेंट डायरेक्टर था। कौन था? असिस्टेंट डायरेक्टर था। या फिर कौन था? डेप्यूटी। ठीक है, और इसके डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम किसको अपील करेंगे? स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील को। तो सेक्शन नंबर 17 किसकी बात करता है बच्चों? स्पेशल डायरेक्टर को अपील करने की बात करता है जब हम किसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूप में किसने काम किया हो? असिस्टेंट ने या डेप्यूटी ने। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूप में इन दोनों के अलावा किसी ने काम किया हो, मतलब असिस्टेंट और डेप्यूटी के अलावा, अदर देन असिस्टेंट एंड डेप्यूटी, तो जो हम अपील करते हैं बच्चों, वो हम करते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल को। मेरी बात समझ में आ गई? सेक्शन नंबर 19 में। अरे बोलो, सेक्शन नंबर 17 में प्रियंका चौहान क्या हो रहा है? ऐसे एडजुडिकेशन पर अपील हो रही है जो असिस्टेंट डायरेक्टर ने या डेप्यूटी डायरेक्टर ने किया है। और सेक्शन नंबर 19 में ऐसे एडजुडिकेशन पर अपील हो रही है जो किसने किया है? अदरवाइज देन असिस्टेंट एंड डेप्यूटी डायरेक्टर। यहां पर हम स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स को अपील करते हैं और यहां पर हम अपीलेट ट्राइब्यूनल को करते हैं। अगर हम स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम यहां पर सेकेंड अपील अपीलेट ट्राइब्यूनल को फिर से कर सकते हैं कि भैया स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील मतलब सेक्शन नंबर 19 में एक तो फर्स्ट अपील है जो डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा किसी व्यक्ति ने अगर एडजुडिकेशन किया है तो मेंटेनेबल है। और स्पेशल डायरेक्टर के केस में ये सेकंड अपील भी है, मतलब सेक्शन नंबर 19 में फर्स्ट और सेकंड अपील दोनों हो रही है अपीलेट ट्राइब्यूनल को। और अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम फिर अपील करते हैं हाई कोर्ट को। मेरी बात समझ में आ गई? तो 17, 19 और मेरे हिसाब से हाई कोर्ट का सेक्शन होना चाहिए 35। एक बार चेक करना, हाई कोर्ट का सेक्शन 35 होना चाहिए। मुझे तो यही ध्यान है कि 42 है। 42 तो उसमें था पीएमएलए। 35 चेक करो, 42 तो पीएमएलए में था। 17, 19, 35। ठीक है, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा बच्चों। अपन अब इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील को करेंगे। अगर हम इन दोनों के अलावा किसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल को करेंगे। ठीक है, अपीलेट ट्राइब्यूनल कहाँ बनी? सेक्शन नंबर 18 में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहाँ बनी? सेक्शन नंबर 16 में। स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील कहाँ बना? 17 में। अपील ट्राइब्यूनल को अपील हुई 19 में। ठीक है, तो ये सेक्शंस ध्यान रहेंगे। 16 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 17 में स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील, 18 में अपीलेट ट्राइब्यूनल बनी, 19 में अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील हुआ और 35 में हाई कोर्ट को अपील हुई। ठीक है, पढ़ेंगे मॉड्यूल? जरा चेक करना बच्चों, शायद ये डायग्राम बनाया भी होगा मैंने। सेक्शन नंबर 16 चेक करिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजट से करती है। जब एक से ज्यादा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको उसकी जुरिस्डिक्शन पे डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है,
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करती है, हमेशा इंक्वायरी करती है, उसके बाद ही पेमेंट डिसाइड करती है कि इतना अमाउंट आपका बनेगा। जब भी अमाउंट डिसाइड हो गया बच्चों, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 17 में और 19 में अपील होती है। 17 में कब अपील होती है, स्पेशल डायरेक्टर को अपील होती है ऑन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो, असिस्टेंट या डेप्यूटी हो, जरा चेक करना, ठीक है। तो आपने अपील की है किसको, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील को, कितने दिन में, 45 डेज में, या फिर प्लस सफिशिएंट कॉज देकर, बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रुक जाओ, किसने प्रश्न पूछा, मोहम्मद अजहर। सर हाईकोर्ट में जो अपील होती है वो सिर्फ मेन बेंच में होती है क्या, ऐसा नहीं है बेटा। जिस जुरिस्डिक्शन की जो अपील होती है, मतलब मेरे नीचे कौन सा अपीलेट ट्राइब्यूनल आएगा, अगर मेरी जुरिस्डिक्शन में बेटा अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन सी आई, बखतगढ़ वाली, वो मेरी जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, तो मैं अपील सुनूंगा। किसी और के जुरिस्डिक्शन में है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल पर अपील जो है हाईकोर्ट को अपन करते हैं जब है, तो हाईकोर्ट का अपील करने का एक तरीका है बेटा कि कौन से हाईकोर्ट को अपील होगी, कौन से हाईकोर्ट को अपील होगी, उसका एक तरीका है, ठीक है। और वो कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 35 को अगर तू ध्यान से पढ़ेगा तो तुझे मिलेगा कि वैसे जिसकी जुरिस्डिक्शन में एग्रीव्ड रहता है ना, एग्रीव्ड रहता है, वहाँ अपील होगी उस हाई कोर्ट में, ठीक है। तो मैं जिस हाई कोर्ट में रहता हूँ, जैसे मैं अभी वर्तमान में हाई कोर्ट एमपी है, तो वहाँ अपील करूँगा। एमपी में कौन सा, वो भी इंदौर बेंच, ठीक है। पर मान लो मैं जबलपुर में रहता तो मैं, और अगर मैं ग्वालियर रहता तो फिर वहाँ पे, ठीक है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह अपील कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर अपील करने का तरीका कौन सा हो जाता है, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। चेक करना, यू विल फाइंड इट, पेयर एक्ट में देखना है इसको ध्यान से, ठीक है। तो अगर ये तेरा प्रश्न है कि हाईकोर्ट कौन सा वाला होता है, तो वैसे तो एग्रीव्ड जहाँ है वहाँ का हाईकोर्ट होता है। पर अगर मैंने क्या कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्रीव्ड है, तो फिर जहाँ जिसके अगेंस्ट है, मतलब डिफेंडेंट जहाँ रहता है, वहाँ अपील होती है। एक बार सेक्शन नंबर 35 पूरा डिटेल में चेक करना, तुम्हारे मॉड्यूल में काफ़ी कम दिया हुआ है, एक बार देख लेना। मुझे तो है ध्यान, ये था, मुझे तो ध्यान है ये, एक बार चेक कर लेना भले आप लोग, ठीक है। तो चलो कहाँ बात कर रहे थे अपन, सबसे पहले तो कि 45 दिन में हो जाएगी सफिशिएंट के पास। अपीलेट ट्राइब्यूनल कहाँ होगी, ये तो ठीक है, काट दिया अपन ने, बट हाँ अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन से एक्ट की होगी ये ध्यान रखना, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 वाली जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वही फेमा की अपीलेट ट्राइब्यूनल होगी, हमने अलग से कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सफेमा, क्या बोलते हैं, सफेमा, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सफेमा की जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वही हमारी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट मेरा कहना है कि यू विल फाइंड इन द पीएमएलए एज वेल, कि पीएमएलए में भी जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो सफेमा की है, पीएमएलए में भी जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो किसकी है, सफेमा की है, मतलब अलग से हमने बनाई नहीं, जो उस एक्ट में बनी हुई है वही हमारी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील 2 केसेस में होती है बच्चों, कब, एक अगर हम स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब उसके अपील ऑर्डर से, और एक हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो अदर देन 17 का 1 है, मतलब डेप्यूटी और असिस्टेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये फर्स्ट अपील होगी और ये सेकंड अपील होगी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। अपीलेट ट्राइब्यूनल जब अपील सुनती है तो उसे अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उतना, बट हार्डशिप के कारण इसको माफ भी किया जा सकता है, बोले ठीक है आपको पे करने की जरूरत नहीं। अपील अपन करेंगे तो कितने दिन में, 45 दिन में, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा। अब जब भी अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डर देती है तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देगी, कॉपी देगी दोनों पार्टीज को आगे, जरा चेक करना, और डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगी, कॉपी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगी 180 डेज, नहीं कर पाए तो रीजन देगी, बस खत्म, ठीक है। अपीलेट ट्राइब्यूनल से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम किसको अपील करोगे, हाई कोर्ट को, कितने दिनों में, 60 + 60 डेज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, आईएमपी है, ठीक है, एडजुडिकेशन एंड अपील,
ठीक है, सेक्शन नंबर 10, 11, 12, ठीक है, एक बार की रीडिंग लगा के जाना है अपने को। फिर उसके बाद अपन आखिरी हेडिंग पढ़ रहे हैं आज, कॉन्ट्रावेंशन की, फिर उसके बाद और पढ़ेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेके और पढ़ सकते हैं क्या आज? कर लें कंटिन्यू? कर लेते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो एक बार ये कंप्लीट कर लें पेमा का ये वाला हिस्सा, उसके बाद करेंगे और। ठीक है, मैं आज समय लेके ही आया हूँ घर से, ठीक है, फ्री होके ही आया हूँ। आज बैच नहीं थी ना रेगुलर वालों की, और तो मैं कब पढ़ाऊँगा यार आज इनको। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, भले हाफ एन आवर का ले लें, फिर उसके बाद फिर से शुरू करें। आ जाओ अब वापस से, कहाँ पहुँच गए अपन अब? कॉन्ट्रावेंशन पर, सेक्शन नंबर 15 होगा अब ये। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन का कंपाउंडिंग, जरा चेक करना, सेक्शन नंबर 15 होगा कंपाउंड। सर रोहित सर भी हैं, कह रहे थे आज 10 बजे के। रोहित सर ने मैसेज डाल दिया था क्या? क्या बात है यार, अगर भैया लेंगे तो फिर मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेट ले लूंगा, मैं लूंगा जरूर, मतलब मैं बाद में भी ले लूंगा। रोहित भैया कहाँ हैं अभी? 2 मिनट, हाँ। अरे नहीं लेंगे रोहित भैया आज, बड़े अच्छे हैं वो, नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं बेटा, कॉन्ट्रावेंशन की कंपाउंडिंग सेक्शन 15 में है, कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी सेक्शन नंबर 13 में प्रियंका चौहान है, लेकिन इनकी कंपाउंडिंग कहाँ है बेटा? सेक्शन नंबर 15। ठीक है, अगर लेंगे तो नहीं लेंगे, अपन कर लेंगे, अपन क्या कर रहे हैं अपन, तो मैं तो यहीं बैठा हूँ आज नाहटा पे। ठीक है, तो उसने क्या कहा, ऑल ऑफेंसेस जो भी अपन कर रहे हैं सेक्शन, मतलब बेसिकली किसमें, फेमा में, एवरी ऑफेंस इज कंपाउंडेबल। ठीक है, हर ऑफेंस कंपाउंडेबल है, लेकिन सेक्शन 3 के ऑफेंस के लिए, 3 और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ए की, तो उसकी कंपाउंडिंग अथॉरिटी बदल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंपाउंड नहीं हो सकता, डन, इट कैन बी डन, उसे भी कंपाउंड किया जा सकता है, लेकिन सुनना ध्यान से बात, कि अथॉरिटी बदल जाती है। एक जगह आरबीआई के ऑफिसर्स आते हैं बाकी के ऑफेंसेस में, और जब सेक्शन नंबर 3 क्लॉज ए का ऑफेंस होता है तो फिर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी के लोग आते हैं। ठीक है, पर अपने को इससे कोई वास्ता नहीं है, पर अपने को तो ये मान के चलना है कि हर एक ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है, हर एक ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी एप्लीकेशन अगर की गई कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है, अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, मतलब आप समझते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, सेटलमेंट हुआ, तो उनका कहना है कि जैसे ही ये एप्लीकेशन की गई, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, जरा चेक करिएगा, आपको मिलना चाहिए ये सब। डिस्पोजल का समय भी होना चाहिए, इवन डिस्पोजल का समय भी होना चाहिए कि आपको ये खत्म करना पड़ेगी, अदरवाइज खामोशी का मतलब हाँ मान लिया जाएगा। शायद मिलना चाहिए आपको, डिस्पोजल का समय भी होना चाहिए, शायद मैंने पढ़ाया भी होगा, नहीं दिया क्या यहाँ पर? होना चाहिए था यार, मैंने पढ़ाया तो होगा कि 180 दिन में खत्म होती है। ठीक है, हटा दिया इन्होंने, या लिखी नहीं है बात वो पूरी। ठीक है, पर हाँ, कंपाउंड किया जा सकता है, लेकिन ध्यान से समझना कौन से ऑफेंस को। देखो, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ फेमा एक्सेप्ट 3A, ठीक है, उनको आरबीआई के लोग कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन करें। और ये जो 3A वाली है, ये देखो, एप्लीकेशन सीकिंग कंपाउंडिंग अंडर 3A, ये किसको की जाएगी? ईडी को, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, और कौन से ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकते, इसके लिए तुम्हारा जवाब क्या होगा? 3 साल में फिर से कर दो वो वाले, अरे बोलो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने तुम्हें कि अगर तुमने गलती फिर से दोहरा दी,
और 3 साल के अंदर अंदर उसको कंपाउंड नहीं किया जाएगा। या फिर ध्यान रखना जो कौन से नेचर के हैं, जो ग्रीवी मतलब ग्रेव नेचर के हैं, विच आर फ्रॉड्यूलेंट, तो फिर उनको कंपाउंड करने से मना किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो कंपाउंडिंग तुम्हें डिटेल में नहीं है, सिर्फ करके ये जाना कि कौन कंपाउंडिंग किसे करेगा। 3A ईडी, बाकी सब आरबीआई के ऑफिसर्स। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कंपाउंडिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप पहुंच गए किस पर? आरबीआई एक्ट पे, तो ये तो फालतू है, ये भी फालतू है। ठीक है, ये वाली पूरी हेडिंग हटा देना, आरबीआई एक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया कंपाउंडिंग। कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज कर लोगे क्या? कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज का क्या जवाब होता है तुम्हें पता है? पढ़ाया हुआ है, एफसीआरए में भी पढ़ाया था, पीएमएलए में भी पढ़ाया था कि कौन होता है जिम्मेदार? दोज हु आर इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन एक और बात आपको कही थी, वहीं पर मैंने सिखाई थी कि अगर बाद में पता चलता है कि किसी कनाइवेंस के साथ हुआ है, तो जिस डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी मैनेजर की कनाइवेंस के साथ हुआ है वो जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो ये सेम कर दूं। ठीक, एक सेक्शन 13 और पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रवेंशन एंड पेनल्टीज। आईएमपी मार्क कर लो, आईएमपी तो क्या करो, ठीक है, एक बार की रीडिंग को लगा लेते हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हटा देना, इन्वेस्टिगेशन हटा देना। ठीक है, एक बार सेक्शन नंबर 13 और पढ़ लो बच्चों। ठीक है, 13 सिर्फ अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दिया हुआ है, चांसेस तो नहीं है, बट एक बार रीड करके ज़रूर जाना। मैंने पढ़ाया है क्या सेक्शन 13? एक बार चेक करना, शायद नहीं होगा क्योंकि ओल्ड सिलेबस में नहीं था ये। एक बार देखो। नहीं पढ़ाया ना, ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, ये पेमा मैंने तुम्हें ओल्ड सिलेबस के साथ पढ़ाया था ना बच्चों, तो मैंने नहीं करवाया होगा। ठीक है, सेक्शन 13 ध्यान से सुन लो। उसने कहा कि कोई भी ऑफेंस आपने किया, वॉट एवर ऑफेंस यू हैव कमिटेड, तो आप दो हिस्सों में बांट दो। इस एक्ट का कोई भी ऑफेंस आपने किया है, सबकी एक साथ पेनल्टी है, जनरल पेनल्टी, मतलब इसके अलावा कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि अगर जो पेनल्टी क्वांटिफिएबल है और एक पेनल्टी क्वांटिफिएबल नहीं है, दो हिस्सों में सेक्शन नंबर 13 बटा हुआ है। अगर पेनल्टी क्वांटिफिएबल है मतलब कैलकुलेट की जा सकती है, कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से डिटरमाइन कर लो, तो 3 टाइम्स तक आप पर लगाई जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ₹2 लाख, 2 लाख तक आप पर लगाई जाएगी। ठीक है, अगर आप ये गलती करते रहते हो तो 5,000 रुपये पर डे तक आपको और चार्ज किया जा सकता है। कितना? 5,000 रुपये पर डे तक आपको और चार्ज किया जा सकता है। ये है सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन 1। ठीक है, फिर तुम्हारे मॉड्यूल में 1A भी लिखा हुआ है, 1B भी लिखा हुआ है, 1C भी लिखा हुआ है, लेकिन अपने को इनको नहीं पढ़ना, अपने को सीधे 13 सबसेक्शन 2 पढ़ो। 13 सबसेक्शन 2, सिर्फ यही दो आपको ध्यान में रखना है। मेजर तो 13(1) ही था, चल एक बार कवर करना। देखो, इफ एनी पर्सन contravenes any provision of the act, regulation, notification under the act, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कोई कॉन्ट्रावीन करता है, अपॉन एडजुडिकेशन liable to penalty up to thrice amount involved of such contravention where amount is quantifiable. quantifiable है तो 3 गुना तक चार्ज किया जा सकता है। if not quantifiable up to 2 लाख रुपीस। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 5,000 रुपये पर डे। ये है आपका 13(1), वंशिका जैन। 1A, 1B, 1C, 1D नहीं करना आपको, सीधे 13 सबसेक्शन 2 पे आओ।
ये जो है वो है 13 सबसेक्शन। इट इज, ये कहता है कि अगर कोई करेंसी, कोई सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी आपने इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में खरीदी है या आप होल्ड करके रखते हो, तो जो पेनल्टी लगेगी 13 के 1 में वो तो ठीक है, पर ऐसी करेंसी, ऐसी सिक्योरिटी और ऐसी, मुझे कहना चाहिए कि प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती। तो न सिर्फ हम पेनल्टी इंपोज कर रहे हैं, बल्कि जो प्रॉपर्टी आपने इस तरह से इकट्ठी की है हम उसको कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग है आपकी, जो आपने इंडिया के बाहर होल्ड कर रखी है, तो उसको भी आपको बोला जा सकता है कि इंडिया में लेकर आओ, इंडिया में लेकर आओ। ठीक है, देखो आखिर फर्दर डायरेक्ट दैट फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग इफ एनी ऑफ द पर्सन कमिटिंग कॉन्ट्रावेंशन शैल बी ब्रॉड बैक इनटू इंडिया, ऐसा भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो देखो कितने सेक्शन हो गए, सेक्शन नंबर 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, 5 पढ़ाया, 6 पढ़ाया, 7 अभी नहीं पढ़ाया, 8 पढ़ाया, 9 पढ़ाया, 10 से 12 पढ़ाया, 13 भी पढ़ाई दिया, पिनल प्रोविजन का है। फिर 14 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बेसिकली कितने समय में रिकवर करने का अमाउंट है ये बताया है। 15 दैट इज मैंने आपको बता दिया कंपाउंडिंग। 16 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 17 स्पेशल डायरेक्टर को अपील, 18 अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाना, 19 अपीलेट ट्राइब्यूनल पर अपील 45 दिन प्लस सफिशिएंट कॉज, और 35 हाई कोर्ट को अपील। इतने सेक्शन कवर हुए हैं, बताओ इसके अलावा तुम्हें और क्या पढ़ना है प्लस। तो मैंने कहा आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन नंबर 5 डिटेल में, 6 डिटेल में, 8 डिटेल में, 9 डिटेल में। ठीक है, क्या छोड़ा है मैंने, सेक्शन नंबर 7 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी मैं कवर कर दूंगा, और एक और मैं कवर करूंगा बच्चों, दैट इज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 हेडिंग में और कवर करूंगा।